भारत की शान। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस अभियान के दौरान देश भर से किसानों के वीडियो आमंत्रित। प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों का प्रदर्शन किसान वीडियो प्रतियोगिता द्वारा। कृषि मंत्रालय द्वारा वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन 3 श्रेणियों में। पहला, किसानों और उनकी आय में वृद्धि की सफलता की कहानियाँ। दूसरा, किसानों द्वारा अपनाई गई नवीन पद्धतियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त उच्च उत्पादकता। तीसरा, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा प्राप्त लाभ। वीडियो भेजने की तिथि 15 जून 2022 से 8 जुलाई 2022 तक। पहला पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000, तीसरा पुरस्कार 3,000। सभी प्रतिभागियों को मिलेगा एक प्रमाण पत्र। इच्छुक किसान अपने वीडियो किसी एक या सभी श्रेणियों में भेज सकते हैं। कृषि गतिविधियों को प्रोत्साहन हेतु कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें और आयोजन को सफल बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में कुछ अहम जानकारियां हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कृषि में ड्रोन की उपयोगिता के बारे में, फिर मुलाकात करवाएंगे हमारे सफल किसान से और फिर बात होगी कृषि सिंचाई योजना की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करें। आइए अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं हमारा पहला सेगमेंट, विज्ञान और किसान। हमारी सरकार जोर दे रही है कि अब खेती किसानी में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। जी हाँ, काफी फायदे का सौदा साबित हो सकता है ड्रोन का इस्तेमाल हमारे किसानों के लिए। किस तरह से इस ओर बढ़ावा दिया जा रहा है और कैसे हमारे किसानों को ये ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सकता है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। ड्रोन मानव रहित मशीनें हैं जो आर्थिक गतिविधियों के करीब करीब हर क्षेत्र में सेवाएं दे रहे हैं। खनन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सर्विलांस हो, ऊर्जा हो, यातायात हो, जमीन की पैमाइश हो, रक्षा हो, कानून व्यवस्था हो या इसी तरह का कोई और काम, ड्रोन जहां भी हैं महत्वपूर्ण भूमिका में है। हमारी सरकार इन्हीं मानव रहित मशीनों की बदौलत खेती को बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की उसकी नीति इन्हीं कोशिशों का हिस्सा है। यानी जमीन पर उगी फसलों पर ये छोटे हेलीकॉप्टर आसमान से नजर रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, कभी उन पर कीटनाशक छिड़केंगे, कभी पोषण देंगे। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल से न सिर्फ किसानों का काम आसान होगा बल्कि लागत में भी कमी आएगी, क्योंकि एक अकेला ड्रोन एक दिन में 20 से 25 एकड़ जमीन को कवर कर सकता है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा जमीन पर कीटनाशक या पोषक तत्व छिड़कने के लिए कितने मजदूरों की जरूरत होगी। ड्रोन का काम सिर्फ छिड़काव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हिस्सा है। ड्रोन में लगे सेंसर फसल की निगरानी कर सकेंगे। वो बता देंगे कि खेत के किस हिस्से में कीड़े लगे हैं और किस हिस्से में बीमारी। आने वाले समय में हाई कैपेसिटी ड्रोन की मदद से किसान अपने खेतों से ताजा सब्जियां, फल और फूल वगैरह बाजार भेज सकेंगे। मछली पालन से जुड़े लोग तालाब, नदी और समंदर से सीधे ताजा मछलियां ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। ड्रोन के ऊपर 4 छोटी छोटी पंखुड़ियां लगी होती हैं, जो हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने में इसकी मदद करती हैं। इसके रिमोट में मोबाइल जैसे डिवाइस होते हैं। इसके लिए ड्रोन को कमांड दे सकते हैं। ये ऑटोमेटिक मशीन है जो खेत में छिड़काव करने के बाद खुद ब खुद अपनी जगह आकर लैंड हो जाती हैं। छिड़काव के लिए 10 लीटर का टैंक लगा होता है और चारों पंखुड़ियों के नीचे की तरफ नोजल लगे होते हैं। इन्हीं नोजलों से कीटनाशक या तरल उर्वरक या दूसरे पोषक तत्व बारिश के रूप में फसलों पर बरसते हैं। छिड़काव के लिए ड्रोन को ज्यादा ऊंचा उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ती,
महज 1 से 3 मीटर की ऊंचाई पर ये आसानी से काम कर लेता है। उड़ान को फसल की ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट कर लिया जाता है। रास्ते में पेड़ या कोई और रुकावट आने पर ये खुद ब खुद अपना रास्ता बदल देता है। ये ऐसी मशीन है जो खेत में एक समान छिड़काव करती है। भारत में ड्रोन का भविष्य काफी चमकदार है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक हमारा देश ग्लोबल ड्रोन हब के रूप में उभर कर सामने आ सकता है। तो ये था सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब कार्यक्रम में आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, खेती किसानी के क्षेत्र में कई ऐसी मिसालें हैं जो अन्य किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उभरी हैं और उन्हीं में से एक ऐसे सफल किसान की दास्तान हम आपको बताने वाले हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। तो फिर आइए नजर डालते हैं।
हमारा देश आदिकाल से कृषि प्रधान देश रहा है। हमारे देश में प्राचीन काल से गाय का महत्व रहा है। हिंदू धर्म में गाय को गौ माता के रूप में भी मानते हैं। गाय का दूध, गोबर और गौमूत्र तीनों ही उपयोगी रहे हैं। गौ पालन करके किसान लाभ कमा सकते हैं। किसान दूध और दूध से बनी वस्तुओं से तो लाभ प्राप्त करते ही है, साथ ही गोबर से खाद और गौमूत्र आयुर्वेद के नजरिए से लाभकारी रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आजकल बहुत से युवा भी इस व्यवसाय में आए हैं। उनका कहना है कि गौ पालन एक सफल व्यवसाय बन सकता है। यदि आप रोजगार तलाश रहे हैं तो एक सही ट्रेनिंग लेकर गौपालन के क्षेत्र में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही एक युवा उद्यमी है असीम रावत, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर की नौकरी की, लेकिन आज वो गौपालन के व्यवसाय में आगे आए हैं और अपनी मेहनत और लगन से एक सफल किसान बन गए हैं। आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के हेता गौशाला में, जहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे असीम रावत जी से, जिन्होंने पहले तो बीटेक की पढ़ाई की और उसके बाद अच्छी नौकरी भी की, लेकिन नौकरी छोड़ अब वो गौ पालन के व्यवसाय से जुड़ चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनके सफर की कहानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू सो मच। आप सभी का डीडी किसान की सारी टीम का हेता में स्वागत है। ये मेरा सफ़र एक मिडिल क्लास फैमिली से स्टार्ट होता है। मैं जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बाय एजुकेशन, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी IIT हैदराबाद से। उसके बाद मैं जॉब में आ गया। कलकत्ता से मैंने अपनी जॉब शुरू करी, फिर बेंगलोर में मैं 11 साल लगभग रहा, और इसी बीच पूरे विश्व को घूमने का, वहाँ काम करने का मौका मुझे मिला। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत अच्छे लोगों के साथ जो है आप रूबरू होते हैं, उनके साथ काम करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, सीखने को बहुत मिलता है। ये मेरे साथ भी हुआ। लगभग 14-15 ईयर्स जब मैंने काम कर लिया था, तो इसी बीच दिल में ख्याल भी आता है कि अब व्हाट नेक्स्ट। एक टीवी पे प्रोग्राम में देख रहा था, वो काफ़ी मुझे स्ट्राइक किया। प्रोग्राम में डिबेट हो रही थी इंडिजिनस काउस पर। तो जो पक्ष था कि भाई इनसे कुछ किया जा सकता है, ये गाय बहुत महत्वपूर्ण है, इनका दूध बहुत अच्छा है, वो अपना पक्ष रख तो रहे थे, लेकिन वो प्रूव नहीं कर पा रहे थे कि कोई ऐसी संस्था क्या एग्जिस्ट करती है जिसमें आप सिर्फ भारतीय प्रजातियों की गाय रखते हैं और वो एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो पक्ष ये बता रहा था कि डेयरी सक्सेसफुल तभी हो सकती है जब आपके पास भैंस हो या HF जर्सी काऊ हो, जो बेसिकली मिल्क एंड मीट होती है। तो जैसे यूरोप में होता है, अमेरिका में होता है, तो आपके पास दूध भी होता है, आपके पास मीट भी होती है। जब गाय काम की नहीं होती तो आप उसको कलिंग कर देते हैं, बुचरी में चली जाती है। लेकिन जो भारतीय पद्धति है उसमें हम गाय को शुरू से लेकर अंत तक पालते हैं, वो हमारे लिए उपयोगी होती है। हम उसके दूध, गौमूत्र, गोबर का यूज़ करते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो जानकारी तो थी, लेकिन इसको प्रूव कैसे किया जाए, इसको एक प्रॉफिटेबल वेंचर कैसे बनाया जाए। तो मुझे लगा कि एक आइडिया वर्थ इट है जिसमें मैं अपनी जॉब छोड़ूं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का जो भी मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने अपने साथ कैरी किया। जॉब को मैंने क्विट किया, और जब जॉब छोड़ी तो मेरी फैमिली बहुत परेशान हुई, पेरेंट्स बहुत परेशान हुए कि अब क्या होगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी में ड्रॉ करता था। और अब यहाँ पर बहुत ही असमंजस थी। एक गाय थी, गोबर था, किसी ने कुछ किया नहीं था, जानकारी नहीं थी, बहुत पीढ़ियों से गाय भी नहीं थी पास में। तो समाज ने भी बहुत मजाक बनाया, दोस्तों ने भी बहुत मजाक बनाया, लेकिन मुझे लगता था कि ये वाकई वो चीज़ है जो मैं करना चाहूँगा। अंतरात्मा से वो आवाज़ आती थी। तो फिलहाल 2 गायों के साथ, 2 लोगों के साथ शुरुआत किया इस सफ़र का। अब इस समय 7.5 साल के बाद हम लोग लगभग 80 हेड स्ट्रॉन्ग हैं एज अ टीम। 3 लोकेशन से ऑपरेट करते हैं हम। हेता गाजियाबाद में आप बैठे हुए हैं, हेता बुलंदशहर में हमारी नंदीशाला चलती है, जहाँ बूढ़ी गाय, बछड़े और ऑर्गेनिक फार्मिंग हम करते हैं। और हेता उत्तराखंड चंपावत में हम लोग इंडिजिनस जो वहाँ की बद्री गाय है उसके ऊपर काम करते हैं। सर, अभी आपके पास कितनी गायें हैं, टोटल कितनी गायें हैं, और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कदम उठाने वाले हैं? हमारे पास इस समय भारतीय गौवंश की लगभग 1000 से ऊपर गायें हैं, जिसमें मिल्किंग काउस भी हैं, नॉन मिल्किंग काउस भी हैं, बछड़े भी हैं, बूढ़ी गाय भी हैं, सब मिलाकर। और आपका जो दूसरा सवाल है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो बेसिकली मिशन सिंपल है कि इन गायों को एथिकली पालना है। और जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जाती है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि इनको टाइमली फॉडर मिले, न्यूट्रिशियस फॉडर मिले, और जो हमारी टीम इनको सपोर्ट करती है, 80 जो लोग हैं लगभग इस समय, उनकी सैलरीज टाइमली आए।
तो मिशन यही है कि प्रॉफिटेबल वेंचर बना रहे और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस काउस हम पाल सकें उनको हम पालें। सर, आपका जो सालाना टर्नओवर है कितना अर्जित कर लेते हैं, उस बारे में बताएं। ये तो लगभग इस लास्ट ईयर का जो मैं देखता हूँ जो फाइलिंग हुई है वो 4 से 5 करोड़ के बीच की है पर ईयरली, ये संस्था का ये टर्नओवर है। सर, जैसा कि आपने बताया कि गौमूत्र, गोबर और गाय के जो दूध होता है, तो उनसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं? देखिए, एक अथाह सागर है, तो देसी गाय के दूध से हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गौमूत्र से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और गोबर का भी हम यूज़ करते हैं। तो दूध पर आते हैं जो आसान है, तो दूध तो हो ही गया, उसके साथ आपका जो है खोया हो गया, पनीर हो गया, घी हो गया, बिलोना घी हम बनाते हैं, दूध की दही, दही बिलोकर मक्खन, मक्खन से घी, तो मक्खन भी जाता है, छाछ भी चली जाती है। बिस्किट्स बना लेते हैं, उसमें भी घी लगता है, लड्डू बना लेते हैं, उसमें भी घी लगता है, ठीक है। अब आ जाते हैं गौमूत्र पे, तो गौमूत्र से हम पंचगव्य मेडिसिन बनाते हैं। ये आयुर्वेदिक लाइसेंस के अंतर्गत बनती हैं, बिना लाइसेंस के आप इनको सेल नहीं कर सकते और मैन्युफैक्चर भी नहीं करना चाहिए, आपको उसकी नो हाउ होनी चाहिए क्योंकि ये मेडिसिन हैं। बहुत तरह के अर्क होते हैं, जैसे नॉर्मल अर्क हुआ, गौमूत्र को उबाल के जो बनता है, फिर डायबिटीज़ अर्क बनाते हैं, मधुमेह नाशनी से कहा जाता है, मधुमेह नाशनी अर्क। उसके बाद आपका स्किन के लिए एलोवेरा अर्क हो जाता है, ठीक है। पेट को सही रखने के लिए त्रिफला अर्क हो जाता है। घनवटी बनती है, ये भी गौमूत्र से डिराइव्ड होती है। पंचगव्य काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे हेयर ऑयल हुआ, बॉडी ऑयल हुआ, शैम्पूज़ हुए, सोप हुए, इनमें भी या तो गोबर की राख होती है या गौमूत्र का कोई पार्ट होता है, जो एंटी फंगल होता है, एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी साइंस है, ये इसका रिसर्च टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें आयुर्वेद से डिराइव्ड हैं। और आपकी ये जो करंट स्टेटस है मार्केट का, उसमें मुझे लगता है कि इसकी एक अच्छी डिमांड है। लोग अब जानने लगे हैं, जागृत होने लगे हैं कि देसी गायों से सिर्फ दूध ही उपयोगी नहीं है, हम लोग गौमूत्र और गोबर का यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए हितकर होगा। फिर अब गोबर पे आते हैं, गोबर से दिए हो गए, लकड़ियाँ हो गई, उपले हो गए। सर, जैसे कि गौमूत्र है या गोबर है, तो लोग अब इग्नोर करने लगे हैं। हालांकि भारत की ये परंपरा रही है, हमेशा से हिस्ट्री में भारत की हमेशा से रही है कि गोबर और गौमूत्र को बहुत शुद्ध माना जाता है, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, गहरा सवाल है। देखिए, गौमूत्र बेसिकली जिस तरीके से इसका यूज़ अब हो रहा है, ठीक है, कोई ये कह दे कि आपको कोरोना हो गया तो आप गौमूत्र पी लीजिए, तो वो अपने आप में भी एक मजाक है। तो ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कोई बीमार है तो आप जो है पेनिसिलिन खा लीजिए, ठीक है। जानकारी होनी चाहिए कि भाई कौन सी दवाई किस चीज़ में लगेगी, ठीक है। गौमूत्र अपने आप में वात पित्त कफ को बैलेंस करता है, स्किन डिजीज़ के लिए अच्छा होता है, जिसको एनीमिया है उसके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। एंटी कैंसरस है, कैंसर के कितने ही रोगी इससे ठीक होते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है, किसको देना है, कैसे देना है, किस चीज़ के साथ देना है, ठीक है। तो ये एक आयुर्वेद वैद्य की आप निगरानी में उसका यूज़ करें। तो गोबर भी इसी तरीके से है, गोबर के बिना आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, आप सिर्फ पत्ते इकट्ठे करके ऑर्गेनिक खेती नहीं कर सकते, आपको गोबर की ज़रूरत है। जो आजकल सॉइल के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम चला हुआ है, कई सारे मनीषी इसके ऊपर अब सतर्क हो गए हैं, इसको प्रोपोगेट कर रहे हैं कि भाई सेव योर सॉइल। तो सॉइल क्यों सेव करनी पड़ रही है? आपने इतना यूरिया पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर लिए हैं कि सॉइल इतनी ड्राई हो गई है, उसका वाटर रिटेंशन का जो उसकी कैपेसिटी है वो कम हो गई है, उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब खत्म हो गए हैं लगभग। तो उसको वापस लाने के लिए एक ही तरीका है, वो है देसी गाय का गोबर, और वो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, चाहे आप उसको लाइक करें चाहे आप उसको डिसलाइक करें। सर, आजकल के जो युवा है जो नौकरी की तरफ अपना रुझान बढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, वो भी खासकर अगर आप गौ पालन में आते हैं या ऑर्गेनिक खेती में आते हैं, तो आप अपना तो भला करते ही हैं स्वास्थ्य का, आप अपने आसपास का बहुत भला करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो भी होता है वो अपने अलावा 10 लोगों को जॉब देता है, तो आप जॉब क्रिएटर होते हैं, जॉब सीकर की जगह, जिसकी बहुत ज़रूरत है इस समय, ठीक है। दूसरा, गौ पालन करेंगे तो आप सुबह जल्दी उठेंगे, ठीक है, आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी फिट रहेंगे आप, ठीक है। और एनवायरनमेंट हेल्दी रहता है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गौ पालन जिसमें
आपके जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो सब यूज़ हो जाते हैं। इसमें कोई ऐसा प्लास्टिक इंडस्ट्री की तरह वेस्ट नहीं है कि जिसको आपको बचाना होगा। एवरीथिंग फ्रॉम द काउ इज़ यूजेबल एंड इज़ गुड फॉर ह्यूमैनिटी। तो मेरा यही संदेश है सभी युवाओं को कि पेशेंस रखिए, अच्छी नस्लों की देसी गाय पालिए। इसमें समय लगता है, प्रोजेनी बनाने में समय लगता है, लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो इसमें 100% रिजल्ट्स हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। कृषि में जल के महत्व को हम सभी समझते हैं और ऐसे में जरूरी है कि हम उसका संरक्षण करें और एक प्रबंधित तरीके से जल का इस्तेमाल करें सिंचाई के लिए। और इसी दिशा में बता दें आपको एक योजना भी चलाई गई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कैसे इससे हमारे किसान जल के महत्व को समझ रहे हैं, उसे बचाने में बिल्कुल मददगार साबित हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी।
जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आप तक पहुंचा दें। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप दोबारा हमारा ये कार्यक्रम देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं, ईमेल ID नोट करिए। हमारी ईमेल ID है krishiddarshandddk@gmail.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।